नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। और आज सुबह से ही आप देख रहे हैं ई प्राइम कॉन्क्लेव, जिसमें हम कोरोना काल में इस बड़ी चुनौती, इस बड़े संकट के बारे में बात कर रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो देश प्रदेश के दिग्गज हैं, खासतौर से इस वक्त सिस्टम चलाने की, सिस्टम को बेहतर करने की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड की राजनीति के बहुत ही कद्दावर नेता, उत्तराखंड की सरकार में संसदीय कार्य और शहरी विकास मंत्री, 4 बार के विधायक, सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक साहब। मदन साहब, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर ई प्राइम कॉन्क्लेव में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोरोना का हाल फिलहाल क्या है और आगे के लिए आप लोग क्या एसेस करके चल रहे हैं, क्या असेसमेंट है? देखिए, हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्रारंभ से जब भारत में पहला प्रकरण नजर में आया था, उस पहले प्रकरण के बाद ही हमने पूरा कोरोना को लेकर गंभीरता के साथ चिंतन करते हुए और अपने राज्य में उसकी तैयारी की थी। और आज इसका परिणाम है कि हम एक टूरिस्ट स्टेट, हम एक देवभूमि होते हुए जहाँ 4 बार यात्रा है, ये सब कुछ होते हुए भी हम लोग कोरोना को पूरे कंट्रोल में हैं। आज हम लगातार, अगर हम मरकज वाले मैटर को छोड़ दे तो राज्य के अंदर कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी हिस्ट्री नहीं है, और वो केस भी इतने कम है कि आज लगभग देखिए 69 केस है, उसमें से 40 से ज्यादा ठीक होकर घर जा चुके हैं और ऐसे कम केस है जो इस समय हमारे पास हॉस्पिटल में जी। ये जरूर है कि अब हमने बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं उनको लाना प्रारंभ किया है और वो भी हमने पूरी तैयारी के साथ किया है। 30,000 से 40,000 के बीच में वो संख्या एक आध दिन में पूरी हो जाएगी और उसके बाद लगातार हमें लाखों लोगों को लाना है। तो इस प्रकार से राज्य में कोरोना को लेकर हमने पर्याप्त मात्रा में, चाहे हमारी मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे हमें अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हो, हमने सब चीजों को पूरी समीक्षा करते हुए तैयारी की है। हमने मेडिकल में, चाहे वो हमारे आइसोलेशन के बेड हो, क्वारंटीन के बेड हो, हमारे वेंटिलेटर हो, पीपी किट हो या अन्य प्रकार की कोई टेक्निकल सामग्री हो, उस सबको लेकर हमने सितंबर अक्टूबर तक पूरी कैलकुलेशन करके कि देश भर में क्या एवरेज है, दुनिया में क्या एवरेज है, उसको करते हुए हमने तैयारी की है जी। हमने कोरोना पीरियड में ही 400 से ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती की है, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की है। हमने अन्य प्रकार से जो भी हमें सुविधाएं आवश्यकता थी वो हमने की है। पूरा अधिकार हमने अपने सीएमओ को दिया है, पूरा अधिकार हमने मेडिकल का जो हमारा विभाग है उसके सचिव को, उसके डायरेक्टर को दिया है। तो इस प्रकार से सरकार ने इसमें गंभीरता से लेते हुए और 1 दर्जन से ज्यादा बार हमने आपातकालीन कैबिनेट की बैठक की है, अधिकारियों के साथ रोज वार्ता की जा रही है और इस प्रकार से एक दिन की समीक्षा करके हम इस पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं जी। मदन जी, जो आप बता रहे हैं उसका असर भी दिखा है और वो असर न केवल आंकड़ों में है बल्कि दूसरी स्थिति में भी है। जैसे उत्तराखंड के 13 जिलों में से 10 जिले ग्रीन जोन में हैं, आप जानते ही हैं, प्राइम न्यूज़ के दर्शक जानते हैं। 2 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं और 1 जिला जहां से आप चुनकर आते हैं, हरिद्वार, वो केवल रेड जोन में आता है। हम ये जानना चाहते हैं कि हर राज्य सरकार की तरह उत्तराखंड की सरकार भी हर तरफ ध्यान दे रही है जहां जहां दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके ज़िले में क्या ख़ास तैयारी है कि उसे भी रेड जोन से जल्द निकाला जाए और पहले ऑरेंज और फिर उसे ग्रीन जोन में डाला जाए? ये जानकारी प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को, खासतौर से हरिद्वार के जनता को आप दें, फिर हम कुछ और वार्तालाप करना चाहते हैं बड़े परिप्रेक्ष्य में। प्लीज बोले मदन जी। राजीव जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार में पिछले 24-25 दिन से कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है। केवल वहाँ 2 केस हैं, वो दोनों केस भी एकदम ठीक होने की स्थिति में है। अच्छा। हरिद्वार में रेड जोन में रखने का निर्णय ये भारत सरकार की अपनी कैलकुलेशन है, भारत सरकार के अपने मानक है, लेकिन हरिद्वार के अंदर अभी अगर आप देखें तो हम कहीं पे भी ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें हम कह सकें कि अब इसको
चेंज होने से कोई दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि जो अभी पहली समीक्षा होने वाली है उसमें हम ऑरेंज में आ जाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो मानक होता है वो 14 दिन के बाद 20 दिन के बाद 24 दिन, वो हमने सारे मानक पूरे कर लिए हैं जी। इसलिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक हमने बड़ा केंद्र हरिद्वार को बनाया है कि जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं वहाँ पहले हरिद्वार में आएंगे, हरिद्वार में सेंटर होगा, वहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी, तब वो राज्य के विभिन्न शहरों में विभिन्न जिलों में जाएंगे। तो हमें लगता है मदन जी मदन जी, हमें लगता है कि उत्तराखंड के दर्शकों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि हरिद्वार में हालात लगातार बेहतर हुए हैं। भारत सरकार के मानकों के द्वारा उसे रेड जोन में रखा गया है, लेकिन मदन कौशिक ये बता रहे हैं एक मंत्री के तौर पर कि पिछले 24-25 मामलों में 25 दिनों में कोई नया मामला वहां सामने नहीं आया है, और ये एक बेहद पॉजिटिव बात है पूरे उत्तराखंड और खासतौर से हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में। मदन जी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ दूसरी बातें, जैसे भविष्य की तैयारी क्या है। प्रधानमंत्री के साथ आज बातचीत होने वाली है जिसमें भविष्य का एक रोड मैप जाहिर है निकलकर सामने आएगा। 17 के बाद की तैयारी क्या है उत्तराखंड में। अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची है, बड़ा स्वाभाविक है। हम सब जानते हैं कि 45-50 दिनों तक देश प्रदेश को लॉकडाउन रखना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। उत्तराखंड पर्यटन से ही अपना विकास करता है और पर्यटन के लिए ही जाना जाता है, देवभूमि है। ये जो 3-4 क्षेत्र हैं ये आगे सफर न करें, इसके लिए क्या कार्य योजना मदन जी बनाई गई है या अब तक बन रही है? देखिए राजीव जी, आज प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग है, उस मीटिंग से पहले अभी मुख्यमंत्री जी के साथ सारे मंत्रीगण बैठे थे। हमने अपने राज्य की जिले के हिसाब से समीक्षा की थी। हमारे राज्य में इस प्रकार की कोई लॉकडाउन के कारण कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय है ऐसा नहीं लगता है। हमारे राज्य में हमने सारे उद्योग धंधे शुरू कर दिए हैं, हमारे निर्माण के काम शुरू हो गए हैं, एग्रीकल्चर के काम शुरू हो गए हैं, मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं, कुंभ के काम शुरू हो गए हैं, रेलवे के काम शुरू हो गए हैं, NSI के काम शुरू हो गए हैं, PWD के काम शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम शुरू हो गए हैं। ये तमाम काम है जो हमने शुरुआत कर दी है उन सब कामों की। तो इस प्रकार से अब हमारे पास लॉकडाउन को लेकर अगर हम हरिद्वार जनपद को छोड़ दें, हरिद्वार जनपद में भी ये सारे काम हमने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। केवल वहाँ मार्केट हम ज्यादा छूट नहीं दे पा रहे हैं अभी जो हम देना चाहते हैं, वहाँ दिक्कत है। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कि आर्थिक, ये सही है कि एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम छोटा राज्य है, छोटा राज्य होने के कारण हमारी जो प्रमुख संसाधन थे, आर्थिक के जो स्रोत थे, वो हमारा पर्यटन था, वो हमारी धार्मिक यात्रा थी, हमारी चारधाम यात्रा थी, हमारा दूसरा हमारे प्रमुख स्रोत हमारा जो आबकारी से आने वाला राजस्व था, हमारी जो निबंधन कार्यालय में जो हमारी रजिस्ट्री होती थी वो एक हमारा स्रोत था, और राज्य के अंदर जो हमें GST में शेयर मिलता था, राज्य का शेयर और भारत सरकार से जो हमें मिलता था वो हमारा था। लेकिन पिछले 40 दिन से इन सब मामलों में हमें कोई बहुत ज्यादा राजस्व नहीं मिला है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो राजस्व के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। बिल्कुल सच। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए हम लोग लगातार निरंतर बैठ रहे हैं, और हमने इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और उस काम के अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको काम देना, जो प्रवासी और हमारे मित्र आ रहे हैं उनको काम देना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को हमने संचालित करने का काम शुरू कर दिया है जी। राज्य के अंदर हमने अन्य प्रकार की गतिविधि शुरू होने के बाद अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेंगे। जाहिर है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर नतीजे भी हमें देखने को मिलेंगे। मदन जी, आपने 2-3 बार प्रवासी मजदूरों का या प्रवासी भाइयों का जिक्र किया। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में कि तमाम प्रवासी मजदूर, तमाम श्रमिक वर्ग या कामगार वर्ग के लोग तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क पर पैदल चलने को मजबूर हैं। उत्तराखंड की सरकार ने क्या विशेष तैयारी की है जिस वजह से उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कोई भी हमारा श्रमिक भाई, कोई भी हमारा प्रवासी भाई ज़्यादा सफ़र न करे? जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ट्रेन्स चलाई गई हैं, बसेस भी मुहैया करवाई जा रही हैं, जगह जगह कैंप कराया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो मुख्यमंत्री ने अपील की है कि कोई पैदल न चले। उत्तराखंड ने क्या विशेष तैयारी की है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सफरर वर्ग है मदन जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, वो यही तबका या यही वर्ग हो जाता है। तो क्या कोशिश आप लोगों की तरफ से है और मैसेज क्या है हमारे मजदूर वर्ग के भाइयों के लिए खासकर? देखिए, हमने इसमें 2 स्तर पर काम किया है। पहले स्तर पर हमने देश के ऐसे शहरों को चुना जिन शहरों में हमारा स्टूडेंट वर्ग रहता था, विद्यार्थी वर्ग रहता था। हम उसको पहले फेज में अपने राज्य में लेकर आ गए जी। दूसरे फेज में हमने अपने यहाँ एक रजिस्ट्रेशन कंट्रोल रूम बनाया, एक नोडल अधिकारी बनाया। नोडल अधिकारी के साथ हमने रजिस्ट्रेशन नंबर खोला, हमने एक अपना लिंक दिया। लिंक के आधार पर हमें मोटा मोटा 2 लाख लोगों का रजिस्टर्ड हुए हमारे यहाँ जो आना चाहते हैं राज्य में। हमने फिर उन सबकी सूची तैयार की और अभी तक पिछले कुछ दिनों के अंदर में हम 30,000 और 40,000 के बीच में अपने भाइयों को लेकर आ गए हैं। अच्छा, उनको हम पूरी प्रक्रिया करके उनके जनपदों में भेजेंगे। आज से हमारी ट्रेन चलनी प्रारंभ हो रही है। अगले 3-4 दिनों में ट्रेन भी एक प्रमुख रूप से हमारा संसाधन बनेगा मजदूरों को लाने के लिए। हमारी बसें लगातार हर राज्य को संपर्क करके जा रही हैं। तो इस प्रकार से आने वाले 1 सप्ताह के अंतर्गत हम अपने सारे उन भाइयों को, सारे प्रवासी मजदूरों को, अपने सारे प्रवासी उत्तराखंड के उन नौजवानों को हम लेकर राज्य में आएंगे और इसके लिए पूरी विस्तृत योजना हम लोगों ने बनाकर और उस सब पर हमने तैयारी शुरू नहीं की, अपितु उसमें से भी हम कुछ 20-25% तक आगे बढ़ रहे हैं जी। मदन जी, अच्छा हुआ आपने जिक्र किया, ये सही है कि देखिए आज से बुकिंग शुरू हो जाएंगी, कल से ट्रेन चल रही हैं और आप खुद भी बता रहे हैं सरकार के स्तर पर क्या तैयारी है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे चाहे वो श्रमिक वर्ग के हों या सामान्य लोग हों, हमारे कामगार भाई हों, वो किसी तरह से कोई कैरियर न बन जाए और प्रदेश में संक्रमण का खतरा न बढ़ जाए, इसके लिए क्या उनके ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर या प्लेटफॉर्म के बाहर किसी तरह की कोई स्क्रीनिंग या किसी टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि ये पुख्ता किया जा सके कि हमारे जो श्रमिक भाई लौट रहे हैं या मजदूर वर्ग के लोग लौट रहे हैं या कोई भी सामान्य प्रवासी लौट रहा है तो वो अपने घर तो लौटे लेकिन चुनौती साथ में लेकर न आए? इसके लिए किसी तैयारी का प्लान है क्या मदन जी? हम लोगों ने एक तो जैसे ही हमारे प्रवासी भाई हमारे राज्य में आते हैं हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। हम उनको बताते हैं कि अब आप अपने राज्य में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं, अब आपको हम लेकर, जो हमने कैंप बनाए हैं, कैंप में लेकर जाते हैं। वहां उनको कैंप में 1 दिन 2 दिन तक पूरी उनकी स्क्रीनिंग करके और थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसा किसी जनपद में 400 लोग जाने जी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता 50 की स्क्रीनिंग होगी, तब उनको भेजेंगे, फिर 50 की होगी, फिर भेजेंगे। वहां स्क्रीनिंग होने के बाद वो जिले में जाएंगे, जिले में स्क्रीनिंग होगी, फिर वो जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक के अंतर्गत जाएंगे, वहां जब किस गांव में जाएंगे गांव में स्क्रीनिंग होगी। क्वारंटीन करने के लिए अगर उसके घर में क्वारंटीन की व्यवस्था है तो घर में करेंगे, नहीं तो सामूहिक रूप से कोई स्कूल है या कोई हमारा अन्य प्रकार का जो हमने व्यवस्था की है उसके अंतर्गत क्वारंटीन करेंगे। और इस प्रकार से जब हमारे यहाँ कोई बाहर से आने वाले लोग हैं जो अपने राज्य के हैं, उनको इस प्रक्रिया से गुजारते गुजारते हम उनको तब उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हमने की है। और ये व्यवस्था थोड़ा सा हम उनको पैनिक भी ना हो, उनको समझाने के, बुझाने के, उनकी काउंसलिंग करने के बाद इसको शुरुआत करते हैं। और इसका परिणाम निकल कर आया कि अभी जो हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं वो हजारों की संख्या में बिना पैनिक हुए अपने जिलों को जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी प्रवासी जो आ रहा है वो किसी भी वर्ग का हो, वो अपने घर जरूर पहुंचे लेकिन संक्रमण के खतरे को कतई न बढ़ाए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिन चरणों में आप ये सब कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो किसी एक चरण में छूट जाएगा अगर, तो वो अगले चरण में जरूर पकड़ा जाएगा और उसकी स्क्रीनिंग होगी जिससे कि खतरे को कम से कम किया जा सके। मदन जी, एक दूसरा सवाल है जो पिछले 40-50 दिनों में सबसे ज़्यादा उभरा है, जिसने सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ाई है, वो है भोजन वितरण की, भूखों को भोजन कराने की। लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की महसूस की गई। उत्तराखंड की सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई, घर घर सामान भिजवाया, भूखों को भोजन करवाने के लिए कम्युनिटी किचन वगैरह वगैरह वहाँ चलाए गए। हमें ये बताएं कि उत्तराखंड में इस वक्त भोजन वितरण की स्थिति क्या है और कहीं से कोई इस तरह की रिपोर्टिंग है क्या कि फला ज़िले या फला एक इलाके में, चूँकि पहाड़ में घर दूर दूर होते हैं या गांव दूर दूर होते हैं, भोजन वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा हो? कुल मिलाकर हम जानना ये चाहते हैं कि क्या उत्तरोत्तर
व्यवस्था बेहतर होती जा रही है या कहीं कोई कमी भी दिखाई दे रही है? देखिए राजीव जी, हमारे राज्य की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों में, जो आप मेरिट के आधार पर राज्य चुनेंगे तो हम पहले दूसरे स्थान पर आएंगे इस व्यवस्था के अंतर्गत। हमने प्रारंभ से ही हमारे यहाँ जो टूरिस्ट थे, हमारे यहाँ जो मजदूर थे, जो हमारे यहाँ अन्य काम करने वाले ऐसे लोग थे, उन सबका उसी जनपद में चिन्हीकरण करके उसकी सारी रहने की, उनकी खाने की और दवाई इत्यादि की व्यवस्था सरकार के स्तर पर हम लोगों ने पूर्ण की है। और यही कारण है कि हमारे 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर यह व्यवस्था बहुत जरूरी और पर्याप्त मात्रा में करने की आवश्यकता थी। वो देहरादून जिला है, हरिद्वार जिला है, उधम सिंह नगर जिला है और नैनीताल जिला है। 3 जिलों में हमने अलग से एक नोडल अधिकारी बनाया इसके लिए, और सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया, सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई और हमने इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से किया है। आज हमारे राज्य में जो टूरिस्ट भी हैं वो उसी रूप में ठहर रहे हैं। हमने कहीं उनसे ठहरने का, भोजन इत्यादि का या दवाई इत्यादि का पूरी व्यवस्था सरकार के स्तर पर हम लोगों ने की है। या जो हमारे सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके माध्यम से की है। लेकिन कहीं भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी किसी प्रवासी भाई को, किसी मजदूर को, किसी टूरिस्ट को समय पर भोजन ना मिला हो, उसको दवाई ना मिली हो, ठहरने में अव्यवस्था हुई हो। पूरे राज्य में कहीं से भी इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया होगा। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हुए हमने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हमने अलग से कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हमने अलग से जिलों का कंट्रोल रूम बनाया है, हमने विधायकों के माध्यम से अलग कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। जहां भी सूचना आती है तत्काल हमारे अधिकारी वहां पहुंचकर, हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंचकर और उस समस्या का समाधान ही नहीं करते, अपितु उसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए सुनिश्चित भी किया जा रहा है। जी, जो आप बता रहे हैं अगर वो हो रहा है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार, आप जैसे तमाम सम्मानित मंत्री उसके लिए बधाई के पात्र हैं, पूरा सिस्टम बधाई के पात्र है, क्योंकि लॉकडाउन की इस चुनौती का, लॉकडाउन के इस हालात का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है मदन जी, तो आप बेहतर समझते हैं कि वो उसी तबके पर पड़ा है जिसको सबसे ज़्यादा सहूलियत आपने पहुंचाई है। वैसे तो आप खुद जिक्र कर रहे हैं मदन जी कि आज जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और उसमें एक स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद एक फैसला होगा और वो देर शाम तक या कल तक पता चलेगा। लेकिन फिर भी एक मंत्री होने के नाते और सरकार के महत्वपूर्ण अंग होने के नाते, एक प्रवक्ता होने के नाते, सरकार के प्रवक्ता होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार का मूड क्या है अब 17 के बाद को लेकर। अभी भी कंडीशनल ही सही, कुछ इलाकों में ही सही, क्या लॉकडाउन जैसी किसी स्थिति का समर्थन सरकार या आप लोग कर रहे हैं, या फिर अब जरूरत इस बात की आप लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं अब 17 के बाद इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए, क्योंकि ये दूसरे हिस्से पर जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है उस पर ज्यादा चोट कर रहा है? मदन जी देखिए राजीव जी, मैं बताता हूँ, हमारे राज्य में आपने खुद ही कहा कि हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सब जिले गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। हरिद्वार में भी हमने आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं पूरी तरीके से। हमने पूरे मार्केट इत्यादि में 4 बजे तक हम खोल रहे हैं। तो इस प्रकार से 17 तारीख के बाद या वर्तमान में जो लॉकडाउन का बहुत ज्यादा हमारी गतिविधियों पर प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार से आने वाले 17 तारीख के बाद जब हमारा हरिद्वार जिला भी ऑरेंज या ग्रीन में बढ़ता हुआ जाएगा, तब पूरे राज्य के अंतर्गत इस प्रकार का सारा कोई जिला नहीं होगा या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी जो हम शुरू ना कर पाए। हमने आहिस्ता आहिस्ता उन सारी व्यवस्थाओं को शुरू किया है जिनकी डिमांड या जिनकी आवश्यकता इस रूप में हम महसूस कर रहे थे। हमने राज्य के अंदर आज आप देखेंगे कि कोई ऐसी गतिविधि नहीं है जो आर्थिक रूप से हमने शुरू नहीं की। पिछले 1 सप्ताह के अंदर हमने वो सारी शुरुआत की है। तो इस प्रकार से लॉकडाउन 17 तारीख के बाद राज्य में इसका ज्यादा प्रभाव इस रूप में नहीं होगा। जाहिर है कि इसी तरह का ऑब्जर्वेशन आज की बैठक में भी रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए। ये सवाल मदन जी हमने आपसे पूछा इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जिसमें बड़े सम्मानित और वरिष्ठ एक्सपर्ट्स हैं, एम्स के डायरेक्टर जैसे सिद्धहस्त लोग हैं, वो ये कह रहे हैं और आप भी ये मानते ही होंगे कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि कोरोना अब जल्दी कहीं जाने वाला नहीं है और संकट तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इसकी वैक्सीन को नहीं बना लेंगे या नहीं हासिल कर लेंगे। यह भी कहा गया कि जून और जुलाई में यह कोरोना अपने पीक पर जाएगा। इसलिए हम इस सवाल को समझना चाह रहे थे कि अगर बहुत सारे हालात सामान्य हो गए हैं,
अगर 90% उत्तराखंड में चीजों को खोल दिया गया है और बड़ा संकट या बड़ी चुनौती अभी बाकी है, तो उसके साथ मदन जी कैसे जेल किया जाएगा? हमें जरा उस रोड मैप पे अगर कुछ बताएं तो बेहतर रहेगा उत्तराखंड की जनता और प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए। प्लीज बोलिए, इस भविष्य की चुनौती का सामना कैसे होगा? देखिए, हमने 2 स्तर पर काम किया है। पहला स्तर हमारा यह था कि हमने पहले सितंबर तक, यानी जून को छोड़ दीजिए, जुलाई को जो पीक आप मान रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं, उससे अगर सितंबर तक हमें मैक्सिमम पूरे भारत का एवरेज लेकर हमें कितने क्वारंटीन बेड की आवश्यकता होगी, कितने आइसोलेशन बेड की आवश्यकता होगी, कितनी पीपी किट चाहिएगी, कितनी हमें वेंटिलेटर चाहिएंगे, कितने हॉस्पिटल चाहिएंगे, कितने हमें होटल चाहिएंगे, कितने गेस्ट हाउस चाहिएंगे, ये हमने कैलकुलेशन करके सबको पूरी तरीके से तैयार करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर कोरोना की स्थिति बढ़ती है तो राज्य के अंतर्गत हमने सितंबर तक की तैयारी अपनी कंप्लीट रूप से कर ली है। दूसरा, जो आपने कहा कि अब हम वर्तमान समय में कोरोना के साथ जीने की स्थिति, ये सही है कि आज वर्तमान समय में सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमने भी अपनी जनता से अपील की है कि आप घर से बाहर बिना मतलब मत निकलें। अगर आप निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमने ये हर गतिविधियों में, चाहे वो हमारी उद्योग की गतिविधियां, क्योंकि औद्योगिक स्टेट भी हम हैं, हमारे यहाँ हजारों की संख्या में इंडस्ट्री है, उन सबको भी हमने इसी प्रकार का पालन करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार से हमारे राज्य में इस समय जो धार्मिक गतिविधि है वो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो जरूरी धार्मिक गतिविधि है उसकी तैयारी भी हम इसी रूप में कर रहे हैं। अंतिम संस्कार, क्योंकि हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र है, वहाँ बाहर से लोग आते हैं या फिर अपने स्वजनों की अस्थियां लेकर आते हैं, उस गतिविधि को हमने शुरू कराया है। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का उपयोग करके और सभी उन लोगों को अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में यानी कुल मिलाकर जी समझा मदन जी, आप कह रहे हैं कि चाहे वर्तमान की चुनौती हो या फिर भविष्य की, हर परिप्रेक्ष्य में सोचा जा रहा है और हर परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, ई प्राइम कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। उत्तराखंड सरकार में मंत्री मदन कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए थे और वर्तमान परिस्थिति या फिर भविष्य की बहुत सारी योजनाओं पर वो जानकारी रख रहे थे। ई प्राइम कॉन्क्लेव में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी हस्तियों के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।